नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे और यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई है, उसको लेकर कई जगह पर उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा, तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे। उधर हल्द्वानी में रिंग रोड को लेकर लोक निर्माण विभाग ने लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। पीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड का सर्वे किया गया, जिसमें लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें 181 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जिसके बाद लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 45 मीटर चौड़ाई वाली सड़क अब 30 मीटर की चौड़ाई के आधार पर बनाए जाने के बारे में विचार हो रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देशों पर 5 अन्य विकल्पों पर विचार हो रहा है। इन सभी विकल्पों का सर्वे अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद शासन स्तर पर रिंग रोड को लेकर कोई फैसला होगा। फिलहाल लोगों को रिंग रोड को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा से सर्वे का हल्द्वानी रिंग रोड जो पेरिफेरल 4 लेन रिंग रोड का जनता की बेहद मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक घोषणा करी थी। उस घोषणा के तहत हम लोगों ने 2017-18 में इसकी फिजिबिलिटी तैयार कर ली थी और एक अलाइनमेंट इसमें फिक्स था, सैंक्शन था। उसके सेक्टर 1 में जो लामाचौड़ से आरंभ होकर के गन्ना सेंटर तक था, इस पर जब हम लोग शासन के निर्देशों के अनुपालन में डिमार्केशन का काम कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट लाइनअप में है, पाइपलाइन में है, उसको सेक्शन होना था, तो उसके लिए हमें एक इवैल्यूएशन करना था कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के जिलाधिकारी हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं के चलते हैं। और आपको बता दें कि प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जनता दरबार में तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सभी समस्याओं के तुरंत निस्तारण किए जाते हैं। इस बार जिलाधिकारी के जनता दरबार में 137 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित कई अन्य घरेलू विवादें से लगातार जुड़ी हुई हमारे सामने आई हैं। 135 के अराउंड प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल
पेंशन हैं, फूड संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी विद्यमान है। तो यही नेचर है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है, कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है। बार बार चेतावनी के बाद भी काम में सुधार नहीं दिखाने पर नगर निगम के आखिरकार जो है ईएसएल से जो है शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम छीन लिया है। आपको बता दें कि नगर निगम के प्रशासक एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर आयुक्त को आदेश किए थे कि इस कंपनी को हटाकर दूसरी कंपनी को लाया जाए, जिस पर तत्काल नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कल शाम आदेश जारी किए थे। वहीं अगर बात करें कि ईएसएल कंपनी 2017 से शहर के 1 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम देख रही थी। 2017 के बाद नगर निगम ने कंपनी के साथ दूसरी बार 2020 में करार किया। इस करार के साथ ही कंपनी ने नगर निगम क्षेत्र में 1,02,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई। इन्हीं लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम भी कंपनी को देखना था। नगर निगम का टेंडर ऑलरेडी रेडी है, आरएफपी रेडी है। जब तक आरएफपी हमारा प्लेस में नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तब तक हमने 35 टीमें ऑलरेडी रेडी कर ली हैं। उसका लॉन्च भी अभी हमारा 1-2 दिन में प्रस्तावित है और उनके अलग अलग डेडिकेटेड व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो नए लाइट्स और नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने का मैंडेट था वो उसी थर्ड एजेंसी का था, तो वो अभी हमने फिलहाल उनके पास बरकरार रखा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निगम के पास रेडी है, लेकिन बैकअप में निगम अपना भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करना जा रहा है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड लाइट्स, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा या फिर डेफिशिएंसी या रोक ना आए। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जनपद पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुश्तैनी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के मामले में अगरोड़ा क्षेत्र के कानून गो कैलाश रवि विजिलेंस की टीम के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अथवाल की शिकायत पर जो है विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अथवाल ने परंपरागत ढंग से जो है खाता खतौनी को उनके नाम पर करने की एवज में 15,000 की रिश्वत लेते हुए कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। नौगांव का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपति की सेरा के नजदीक। तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश, उन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि जो हमारी खाली भूमि है, जो हमारी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नौगांव क्षेत्र में हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं, उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है? इस समय उनकी सेफ्टी नहीं है जब तक वहां पे कब्जा ना हो, किसी का कोई एंगल ना हो, किसी का कोई लैंटर न डला हो। उधर के क्षेत्र रोड पर अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। आग का नजारा देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने फायर सिलेंडर की मदद से जो है आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर आकर आग को बुझाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट
होने की वजह से जो है स्कूटी में आग लगने की खबर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश के क्षेत्र रोड पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लगती हुई लोगों ने देखी। इस दौरान किसी ने सूचना देकर फायर ब्रिगेड के टीम को जो है मौके पर बुलाया। बता दें कि स्कूटी के आसपास वाहन नहीं खड़े थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में कृष्णयान देशी गौरक्षा और गोलोक धाम सेवा समिति ने मंगलौर रुड़की मार्ग पर स्थित दीपक सावित्री ग्लोबल हॉस्पिटल और हार्ट केयर में जो है निःशुल्क चिकित्सा परामर्श कैंप का आयोजन किया, जिस कैंप में सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया। कैंप में लोगों को हार्ट संबंधी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों से युवावस्था में हार्ट की समस्या ज्यादा उत्पन्न हुई है। मुख्य रूप से दो चीजें हैं जो हमारा खान पान है, पहले की अपेक्षा अब काफी गड़बड़ हुआ है, और फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम हुआ है। ये दो महत्वपूर्ण कारण। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। हमारा जीवन शैली ऐसा हो गया है, हर समय हर व्यक्ति कहीं न कहीं चिंतित अवस्था में है। वो खाना भी ज्यादा खा रहा है, टहल भी कम रहा और चिंतित भी ज्यादा रह रहा है। ये तीन मुख्य कारण है जो शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा और अंततः हृदय रोग के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय? रोकथाम के लिए आपको ये अवेयरनेस कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां रुक गए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए नए पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको सीधे ले चलते नैनीताल, जहां पर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव जो है वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डोरवी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। छात्र संघ की अध्यक्ष महंत कुमारी लक्ष्मी भंडारी जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष भाई तारा सिंह भंडारी जी, छात्र संघ सचिव विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कार्यक्रम संचालक भुवन प्रधान जी, और जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिनके नाम से ये विद्यालय, ये महाविद्यालय
संचालित हो रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी अपने आप को इस महाविद्यालय का इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे वीर सपूत के माता पिता जिनको हम सबके हाथों मेरे हाथों भी सम्मान करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, शहीद खेमचंद गौरवी के माता पिता की जो मंच पर आसीन हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम में पधारे दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनों, मेरे सभी नौजवान साथी, युवा साथी, विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं, सभी हमारे छात्र छात्राएं, अनेक प्रस्तुति ग्रहण देने वाले हमारे प्यारे नन्हे बच्चे और राकेश खन्वाल ने बहुत अच्छा गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया। उनकी पूरी टीम और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे अनेक यहाँ पर संस्थान के अन्य विद्यालय के भी लोग आए हुए हैं, हमारे अध्यापकगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, सलाहकार बंधु, मैं आप सभी का आज इस महाविद्यालय के इस प्रांगण में इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आज सबका अपनी ओर से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबसे बीच में आकर इस परिवेश में मैं माता बहनों को देख रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि शायद आप लोग कई घंटों से वहां बैठे हुए हैं और कई घंटों से बैठने के बाद भी आप सबसे मत नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको घरों भी प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका आप इस वार्षिकोत्सव में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके द्वारा जो मेरा भी सम्मान किया, ओजो व्यक्ति का भी सम्मान किया और आज तक से मुझे समाज में और सम्मान से मैं अभिभूत हूं। और हमारे चारों चारों बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुतियां दी है, सब में हम सभी को बहुत गौरव कर दिया। मुझे यहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारियों को देखते हुए बहुत अच्छा लगा कि जब मेरा परिचय संख्या वृद्धि करवा रही थी, हमारे प्रचार भी करवा रहे थे, तो कह रहे थे कि 5 लोगों को पैनल में 4 हमारी बेटियां, उनको भी मैं बहुत पढ़ाई देता हूं, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए देखना वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। भाई उन्होंने यह महाविद्यालय उत्तराखंड के वीर सपूत अमर बलिदानी खेमचंद जी के नाम पर स्थापित किया गया है। महज 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले खेमचंद जी का जीवन सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और उनका स्मरण इस विद्यालय का, महाविद्यालय का जब भी नाम आएगा उनका स्मरण होगा। और आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्मधार हैं, वो हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे तो उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात खेमचंद जी ने 2014 में जम्मू कश्मीर में दाल राहत के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और मरणोपरांत उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर शहीद खेमचंद गौरवी जी को सत नमन करता हूं। उनके द्वारा उनके नाम से स्थापित इस महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों को बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में ये महाविद्यालय बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मेरा युवा साथियों से संस्कार और मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के तो बहुत ही अनमोल और अमूल्य कीमती उपहार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा, उसके जीवन में वो कहां जाएगा, जीवन में वो क्या कर पाएगा, ये दोनों ही बनाने की ताकत रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो परिवार भी हमारा आगे बढ़ता है,
और समाज को दिशा देने का काम करता है, विकास को आगे बढ़ाता है। जब मैं महाविद्यालय या विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में आता हूं तो एक बात और मैं जरूर कहता हूं कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारा शारीरिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, संस्कारों के रूप में भी हमारा विकास होना चाहिए। और सच में पहला संस्कार देने का काम अगर कोई करता है तो माता पिता करते हैं, और इसमें माता पिता की भी बड़ी भूमिका होती है, जहां हमारे शिक्षकगणों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पहला संस्कार देने के बाद दूसरा संस्कार देने का काम हमारे विद्यालय के, महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षकगण हैं वो करते हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति की जो असली डिग्री है वो उसके संस्कार हैं, जो उसके व्यवहार में झलकते हैं, जो उसके सामान्य दैनिक कार्यों में झलकते हैं। जब वो हमसे मिलता है, अपने से बड़ों से मिलता है, किस प्रकार से वो मिल रहा है, किस प्रकार से उनका आदर कर रहा है। गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो हम उनको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, यही संस्कार हैं जो सच में ये डिग्री से बड़े हैं। मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार आमूलचूल सुधार कर रही है, और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर काम कर रहे हैं। अनेक तरीके से हम नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले कहीं लागू किया गया तो उत्तराखंड में लागू किया गया। आज उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना के अलावा महिला छात्रावास, आईटी लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश में नई भर्तियों के जरिए जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कमी को भी पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जो आप अलग अलग महाविद्यालयों में नियुक्त होकर शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जहां शिक्षकों की कमी है उस कमी को भी भरेंगे। इसके साथ ही हमने एक बड़ा काम और किया है। इस बार के आम बजट में शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए और साथ में खेलकूद के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बुलेटिन में